हेलो स्टूडेंट्स। आज हम MPSC 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं का चैप्टर 5 उत्तर संचारवादी तथा उत्तर आधुनिकतावादी उपागम के बारे में विचार विमर्श करेंगे और उसके बारे में बातें करेंगे। ये छोटा चैप्टर है, इसमें 2 ही पॉइंट है। तो अब देख लेते हैं कि उत्तर संचारवादी तथा उत्तर आधुनिकतावादी उपागम कब उभरे, कब उद्गम में आए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में के सिद्धांतों में असंतोष की परिणाम स्वरूप उत्तर संचारवादी एवं उत्तर आधुनिकतावाद उपागम का जन्म हुआ। यानी जब अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध चल रहे थे उसमें किसी प्रकार का असंतोष था, यानी ना खुश थे उन संबंधों से लोग बाग, तो उनके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसका रास्ता अपनाया, इन उपागमों का। यानी ये उपागम उभरे उत्तर संचारवादी, उत्तर संरचनावादी एवं उत्तर आधुनिकतावाद। यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। ये जो दोनों उपागम हैं ये एक ही उपागम है, इनको इस तरह से बोला जा सकता है, एक उत्तर संरचनावादी और एवं उत्तर आधुनिकतावादी। ये एक ही हैं दोनों, इनका आपको वो विचलने की जरूरत नहीं है इनमें। तो ये एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने में। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका संबंध कुछ उभरते हुए तथ्यों, यानी कुछ उभरते हुए ऐसे तथ्यों से है, बहुत हद तक उन परिवर्तनों से विश्लेषण करते हैं जो शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रकट हुए। कुछ ऐसी विचारधाराएं, जो कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शीत युद्ध के पश्चात, यानी शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद अपनी प्रकृति में आए, उनको बारे में ये बात करता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर संरचनावादी। आप देख लेते उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में थोड़ा। उत्तर आधुनिकतावाद शक्ति, ज्ञान, संबंधों में विश्वास रखता है, यानी शक्ति या ज्ञान संबंधों में विश्वास रखता है। इसका मानना है कि सत्य को समाज में अलग नहीं किया जा सकता, यानी एक सत्य है, जो भी सच है उसको समाज से कभी अलग नहीं किया जा सकता। एक ये पॉइंट है इसका मेन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परखने के लिए रणनीतियों का उपयोग करने में विश्वास रखता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखने में, उनको समझने के लिए, उनको लागू करने के लिए रणनीतियाँ, यानी कुछ स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करने में विश्वास करता है। तथ्यपूर्ण आधारों पर केंद्रित है, यानी तथ्यपूर्ण यानी साइंटिफिक तौर पर, यानी रूढ़िवादी तरीके से नहीं सोचता ये तथ्यपूर्ण, ये तथ्यों पर, जैसे जो साइंटिफिक उसमें होते हैं वह उस तरीके से कि तथ्य क्या है, यानी एविडेंस क्या है, उसके आधार पर ये केंद्रित है। ऐसा नहीं कि जो चलता आ रहा है उनको ही मान लिया, वो चीज़ नहीं है। रूढ़िवादी उसको नहीं मानता, ये या तथ्यों को मानता है। कुछ ऐसे सिद्धांतों पर अविश्वास या आलोचना करता है, यानी कुछ ऐसे सिद्धांतों या ऐसी विचारधाराओं का अविश्वास करता है, उनको मानता नहीं, उनकी आलोचना करता है, जो अपने सत्य को प्रमाणित करने में अपनी वैलिडेशन, यानी अपनी वैलिडेशन के पीछे लगे रहते हैं कि मुझे पहचानिए, मैं हूँ, मुझे पहचानिए, मुझे चाहिए, प्रमाणित करने में लगे रहते हैं। जैसे कि महिलावाद के बारे में बात की है इन्होंने, और मार्क्सवाद के बारे में, कि इन दोनों को ये आलोचना करता है, अविश्वास रखता है इनमें, इनको मानता नहीं, क्योंकि अपनी सत्य को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं महिलावाद लोग, फेमिनिस्ट लोग और मार्क्सिस्ट लोग। यार अब थोड़ा सा और उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में एक बार थोड़ा बुक से पढ़ देता हूँ मैं, बाकी मोटा मोटा यही है इस चैप्टर में। उत्तर आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये बनता है। शक्ति ज्ञान संबंध विश्वास करता है। इसका मानना है कि सत्य सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता, वही पॉइंट है। इसके समर्थन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत को सत्य को परखने के लिए मूल ग्रंथ रणनीतियों का उपयोग करना चाहते हैं, ताकि अवधारणाएं ज्ञान पर अपना प्रभाव किस प्रकार रखती हैं यह समझा जा सके। ये उत्तर आधुनिकतावाद की जो अभी इन पॉइंटों में था वही पॉइंट इस आंसर में है। क्या समझते हैं जहाँ भी होगा आपको इन्हीं पॉइंटों के द्वारा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत का प्रयोग तृतीय विश्व के संदर्भ में किया जाता है। विभिन्न विचारक इसका प्रयोग उत्तर औपनिवेशिक प्रकृति, समाज, राष्ट्रीयता और पूर्व में स्वतंत्र हुए राष्ट्रों की संस्कृति के विश्लेषण के लिए करते हैं। कुछ लेखकों का मानना है कि तृतीय यानी
तीसरी दुनिया के लोग यानी भारत जैसे एशियाई लोग जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जो किसी भी बड़ी शक्ति के अंडर नहीं आए, वे तीसरी विश्व के देश थे। तीसरी विश्व की अपेक्षा उत्तर औपनिवेशिक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होगा कि वे क्यों पिछड़े हुए निर्धन राष्ट्रों की श्रेणी में हैं। एक उसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं, इसमें थोड़ा वही पॉइंट है, सेम ही। फिर भी देख लेते हैं एक बार, इसका आंसर को भी बता देता हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय आपसी निर्भरता से इस युग में राष्ट्र राज्य में वह क्षमता नहीं है कि वे अकेले अपने विकासात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर सके। अंतर्राष्ट्रीय आपसी निर्भरता यानी अंतर्राष्ट्रीय आपसी निर्भरता, जो एक देश दूसरे देश पर निर्भर है, तो उससे वे अपना विकास करने में कामयाब नहीं हो रहा, वे उस पर निर्भर ही है। इसलिए अब क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग आवश्यक हो गया है, यानी क्षेत्रीय यानी इंटरनली और अंतर्राष्ट्रीय तरीके पर सहयोग आवश्यक हो गया है, एक ज़रूरत बन गई है देशों की। फलत यानी अनेक क्षेत्रीय संगठनों का उदय हुआ और दूसरी ओर परमाणु युग के आगमन संभवित युद्ध से अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को असमर्थ पा रहा है। इसी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं अराजकता के उदय से राष्ट्र राज्य व्यवस्था प्रभावित हुए। वस्तुतः यातायात व संचार सुविधाओं के विकास के कारण संसार सिमट कर छोटा हो गया है तथा पारस्परिक आत्मनिर्भरता ने संप्रभुता के पारंपरिक प्रेम भाव को कम किया है, जिससे लगता है कि राष्ट्र राज्य व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है। ये इसमें उत्तर आधुनिकतावाद की थोड़ा बड़े उसमें है, यानी कुछ थोड़ा विस्तार में लिखा हुआ है। बाकी जो मोटा मोटा मैंने आपको बताया था वही है, शक्ति ज्ञान से संबंध है। ये जो पॉइंट्स आप इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आपको चैप्टर के अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा, आपका पेपर शायद 5 या 6 दिसंबर को है, तो आप उसकी तैयारी करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 6 जो हमारा महिलावाद के ऊपर होगा, जिसके ये खंडन करते हैं। ओके गुड बाय।